हेलो दोस्त। तो बायोलॉजी के चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए हम लोग एक वीडियो में एक चैप्टर रिवाइज करते हैं और बहुत अच्छा रिवीजन करते हैं और सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारा फास्ट रिवीजन हो जाएगा और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पूरा। अब हम उनको क्वेश्चन वाइज करते हैं, देखते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। तो आज हम देखते हैं कंकाल तंत्र। बच्चों दोस्त, कंकाल तंत्र हम देखते हैं। कंकाल तंत्र में हमको क्या देखना होता है? देखो, कंकाल तंत्र यानी हड्डी। हड्डी के बारे में, हमारे शरीर की पूरी हड्डियां हैं, जो 206 हड्डियां हैं, वो कहाँ कैसे पाई जाती है, कैसे बनती है, सारी चीजें हमको उसमें जानना होता है ना। तो उसको हम कैसे जानेंगे? एक एक चीज जानते हैं बेसिक से, शुरू से। देखो, मानव शरीर की सभी कोशिकाएं, मानव शरीर की, मानव सहित सभी कशेरुकी, जो जो सभी कशेरुकी बने होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, तो एक आकृति प्रदान करते हैं। इस अंगों को क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या मतलब? पूरे शरीर का जो ढांचा तैयार होता है, जो हड्डियां जो मिलकर के ढांचा बनाती है, उन हड्डियों के ढांचे को क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र बोलेंगे। ये कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के? दो। कौन? बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होते हैं, अंतः कंकाल क्या होते हैं? तो शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है जो कंकाल, उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे नाखून, बाल, ये हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल किसमें पाए जाते हैं? मछलियों में जो सल्क होता है, उनका बाह्य कंकाल होता है। कछुओं में जो ऊपरी कवच होता है कछुए का, वो उनका क्या होता है? बाहरी कंकाल होता है। पक्षियों का पिच और स्तनधारियों में बाल, रोम एवं नाखून, ये सारे बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है? तो देखो, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चों की 3 परतें, शुरू में सबसे पहले 3 परतें पाई जाती, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। उन्हीं तीनों परतों से विकास होता है अलग अलग अंगों का। तो जो बाह्य कंकाल होता है, वो भ्रूण की जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होता है किसका? बाह्य कंकाल का निर्माण। बाह्य कंकाल की प्रकृति कैसी होती, कैसी होती है बाह्य कंकाल? तो ये मृत होते हैं जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। ठीक, तो इतना हमको बाह्य कंकाल के बारे में जानना है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं जानना है। ठीक, अब हम देखते हैं बाह्य कंकाल के बारे में। जान चुके हैं, शरीर के अंदर कंकाल होता है जो, उसको क्या बोलते हैं? अब शरीर के अंदर वाले कंकाल को अंतः कंकाल बोलेंगे। ठीक, अंतः कंकाल का निर्माण किससे होता है? तो अंतः कंकाल का निर्माण भ्रूण की जो 3 झिल्लियां, 3 परत होती है शुरू में, तो उससे कंकाल का, अंतः कंकाल का निर्माण होता है। हड्डियों का निर्माण होता है मेसोडर्म से। हड्डियों से और क्या निर्माण होता है? तो वो मेसोडर्म से अस्थियों का हो गया, ब्लड का निर्माण, हृदय का निर्माण, रक्त वाहिनियां, ये सब मेसोडर्म से होता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। शरीर का मुख्य ढांचा किस कंकाल तंत्र से निर्मित है? तो अंतः कंकाल होता है। जो शरीर का मुख्य ढांचा है, मतलब जिससे शरीर हमारा सुरक्षित रहता है एवं खड़ा रहता है, वो है अंतः कंकाल। तो अंतः कंकाल जो होता है हमारा सबसे जरूरी होता है। और अंतः कंकाल कितने प्रकार का होता है? तो ये अंतः कंकाल 2 प्रकार का होता है, अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। तो जो अस्थियां होती है बड़ी मजबूत होती है, और उपास्थियां जो होती है वो छोटी छोटी और एकदम मुलायम होती है। जैसे कान में देखो हड्डी, नाक में जो पाई जाती है वो उपास्थि होती है, इसीलिए वो मुलायम होती है और दबती है। ठीक, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थिया क्या है? एक ऊतक है, वो भी संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक है। ठीक, परिअस्थि क्या है? पेरिस्टोयम। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण होता है, जिसे परिअस्थि कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट और टेंडन अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछते हैं। लिगामेंट और टेंडन तथा अन्य मांसपेशियां, जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं,
ये परिअस्थिक द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक, अब लिगामेंट और टेंडन क्या होता है उसको हम जानेंगे। अस्थियों के मध्य में जो अस्थियां होती है, जो हड्डियां होती है, उनमें एक खोखली गुहा पाई जाती है। खोखली होती है हड्डियां, आपने देखा होगा कि अंदर से हड्डियां खोखली होती है और उसमें एक गुहा पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा या मैरो कैविटी। ठीक, इसमें देखो मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो अब डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण होता है इन्हीं हड्डियों के अंदर बोन मैरो में होता है। ठीक, तो अस्थि मज्जा में पीली अस्थि मज्जा जो होता है बोन मैरो, तो उसके उसके मध्य में पीली तथा सिरों में, मध्य में पीली तथा सिरों में लाल रंग होती है। जो अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा सिरों में कैसी होती है, लाल रंग होती है, जिससे क्रमशः पीली अस्थि मज्जा व लाल अस्थि मज्जा बनते हैं। और इन अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है वो देखेंगे। देखिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है हमारी, उनसे जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है उनसे लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, और क्रमशः पीली अस्थिमज्जा व लाल अस्थिमज्जा द्वारा निर्माण कैसे होता है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो पीली अस्थिमज्जा के द्वारा निर्माण होता है उनका, और लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनको लाल अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। तो ध्यान रखेंगे कि लाल अस्थिमज्जा का निर्माण बोन मैरो से होता है जो कि हड्डियों के अंदर पाया जाता है। अब विकास के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना विकास के आधार पर हड्डियां दो प्रकार की होती है। पहला काला जात अस्थि और दूसरा उपास्थि जात अस्थि। देखो काला जात जब हड्डियों का निर्माण होता है तो दो तरीके से होता है। एक तो हड्डी जब निर्माण होगा तो पहले छोटी छोटी मुलायम हड्डी बनेगी, उपास्थि बनेगी, उसके बाद फिर अस्थि बनेगी, या तो फिर बिना उपास्थि बने डायरेक्ट अस्थि बनेगी। तो इस तरह दो प्रकार हो गया। तो जो काला जात हड्डी है वो जात मेजोडर्म की जो झिल्लियां होती है उससे डायरेक्ट हड्डी का निर्माण हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, काला जात हड्डी या मेम्ब्रेन अस्थि भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो काला जात अस्थि है वो मेम्ब्रेन या खोपड़ी में भी पाई जाएगी। ये देखो खोपड़ी की चपटी अस्थियां कैसी होती है, काला जात अस्थि। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेजोडर्म से डायरेक्ट क्या बन गई थी, अस्थि बन गई थी, ना कि बीच में उपास्थि। जो बीच में उपास्थि बनेगी उसको क्या बोलेंगे, उपास्थि जात अस्थि। ठीक, समझ गए होंगे, तो ध्यान में रखना ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब रिप्लेसिंग हड्डी, रिप्लेसिंग हड्डी किसे कहते हैं, उपास्थि जात हड्डी। क्यों? क्योंकि रिप्लेस होती है, पहले मेजोडर्म से उपास्थि बनेगी, उपास्थि रिप्लेस होकर के अस्थि बनेगी, इसलिए इसको रिप्लेसिंग अस्थि भी कहते हैं। तो दो टाइप अस्थि हमने पढ़ लिया, एक तो काला जात अस्थि, एक दूसरी उपास्थि जात अस्थि। ठीक है, अब कशेरुक दंड व पैरों की अस्थियां कैसी होती है, तो कशेरुक दंड व पैरों की जो अस्थियां होती है उपास्थि जात अस्थियां होती है। क्यों? क्योंकि पहले ये उपास्थि बनी थी, उसके बाद हड्डियां बनी है। ठीक, अब उपास्थि और अस्थि में क्या अंतर होता है इसको समझते हैं। कि जो अस्थि होती है यानी बोन और कार्टिलेज यानी उपास्थि, तो इनका मैट्रिक्स यानी ओसीन का बना होता है। इनका जो मैट्रिक्स होता है, जो द्रव होता है, कॉन्ड्रेन का बना होता है। तो ध्यान रखना, एक सबसे इम्पोर्टेंट अंतर है। इनमें सूक्ष्म नलिकाएं उपास्थि होती हैं, उपस्थित होती है, मतलब सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है उस उपस्थित होती है, और इनका पोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। और इनमें सूक्ष्म नलिकाओं का अभाव होता है, इसलिए इनका पोषण किससे हुआ, लसिकाओं के द्वारा। इसमें अस्थि मज्जा की उपस्थिति के कारण लाल अस्थि कणिकाओं का निर्माण होता है। जो अस्थि होती है उनका निर्माण किससे हुआ, लाल अस्थि मज्जा से। और इनमें अस्थि मज्जा की अनुपस्थिति के कारण रक्त कणिकाओं के निर्माण नहीं होता। इनमें कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, इनमें कोशिकाएं विभाजित होती है, ऑस्टियोब्लास्ट विभाजन से बढ़ती है इनकी संख्या। इनमें कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है, इनमें अर्धगोलाकार होती है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे वाले। अब हम देखते हैं आगे, हाथ की कौन सी हड्डी अस्थि जुड़ी ना होकर एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। ध्यान रखना,
हाथ की कौन सी हड्डी जो अस्थि हो जुड़ी ना होकर के एक दूसरे से स्वतंत्र है। देखो हाथ और पैर में सब जो कलाई के पास हड्डियां होती है, दो हड्डी, तो हाथ में कलाई के पास जो दो हड्डी होती है वो रेडियस और अल्ना होती है। इनमें दो हड्डियां पाई जाती है, ठीक। तो रेडियस और अल्ना होती है, ये आपस में कैसी होती है, स्वतंत्र होती है दोस्त, स्वतंत्र होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। और दोनों हड्डियां हाथ में पाई जाती है। सबसे ऊपर ह्यूमरस पाई जाती है, फिर उसके नीचे दो हड्डियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। ऐसे ही पैर में सबसे ऊपर बड़ी और सबसे बड़ी फीमर, फिर उसके बाद क्या और टीबिया और फेउला। तो मनुष्य की जो श्रेणी मेखला है वो कितनी अस्थि से निर्मित होता है, तो जो मनुष्य की श्रेणी मेखला है वो 3 प्रकार की अस्थियों से निर्मित होता है। कौन कौन? इलियम, स्टियम, प्यूबिस। श्रेणी देखो दो प्रकार मेखलाएं होती हैं, कहाँ? अंश मेखला और श्रेणी मेखला। जो ऊपर होता है, देखो अंश हमेशा ऊपर होता है ना, अंश हर में, तो अंश मेखला ऊपर होता है कहाँ? जहाँ से हमारा हाथ जुड़ा होता है, ऊपर एकदम कंधे के पास, तो वहां पर जो अस्थि होती है उसे श्रेणी मेखला कहते हैं, जिससे हमारी जो अस्थि हाथ की जो ह्यूमरस हड्डी जुड़ी होती है, ठीक। तो ये 3 प्रकार की अस्थियां होती, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ठीक। फीमर अस्थि कहाँ पाई जाती है? अभी हमने बताया कि जांघ में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी कौन? फीमर ही होती है। मनुष्य की पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है। फीमर तथा टिबिया फुलवा के संधि स्थान पर जो गोल देखो, जहाँ पर जो संधि होती है, कहाँ कहाँ की? फीमर और टिबिया फुला के स्थान पर घुटने की अस्थि होती है, जिसे हम पटेला कहते हैं। देखो जहाँ पर जिसको हम गुठुआ बोलते हैं, जो गोल गोल कटोरी जैसा होता है बीच में फीमर के नीचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पटेला बोलेंगे, जिसको खुरिया बोलते हैं गांव की भाषा में। तो इसको घुटने की टोपी भी बोला जाता है पटेला को, तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, पटेला बोलते हैं। तलवे की अस्थिया को क्या बोलते हैं? तो मेटाटार्सल बोलते हैं। जो पैर का तलवा होता है तो वो सबसे नीचे हड्डी होती है, उसको मेटाटार्सल कहते हैं, ठीक। अब हम उपांगी कंकाल की कुछ हड्डियां देख लेते हैं, है ना। सभी हड्डियों का हम नाम थोड़ा देख लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो वक्ष में दो हड्डियां होती हैं, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। तो अंश मेखला हमने बताया जो गर्दन के पास होती है, श्रेणी मेखला जो कमर के पास हड्डी होती है। तो अंश मेखला में क्लेविकल और स्कैपुला दो दो हड्डियां होती है अंश मेखला में। श्रेणी मेखला में अंश इन्ना मिडनेट दो हड्डियां होती है। अब देखो जो अग्रपाद माने अग्रपाद उसको बोलते हैं हाथ को, तो अग्रपाद में कितनी हड्डियां होती है? सबसे ऊपरी बाह को क्या बोलोगे? ह्यूमरस, जो कि एक एक हड्डी दोनों हाथ में होती है। फिर उसके नीचे आएंगे तो रेडियस और अल्ना। रेडियो अल्ना जो होती है दो दो की संख्या में होती है, दोनों हाथ में 4 हो गई। फिर जो कलाई के पास हड्डी होती है वो कितनी होती है? 8 दोनों में, तो 16 हड्डी, जिसको क्या बोलेंगे? कार्पल्स बोलते हैं। हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स बोलते हैं, जो कि 10 होती है, और अंगुलियों को फाइलेंजेस, जो कि 28 होती है। टोटल ऐसे ही अग्रपाद में 60 और पश्चपाद में 60 होती है। जो कूल्हा हमने बताया, जांघ की तो फीमर हो गई 2 हड्डी, फिर पिंडली यानी टिबिया फूला की 4 हड्डी, पैर की बात हो रही है, ठीक है, पश्चपाद जिसे बोलते हैं। और घुटना को क्या बोलेंगे? पटेला, ठीक, घुटने को पटेला बोलते हैं, पटेला हड्डी। टखना को टार्सल और तलवा को मेटाटार्सल और अंगुलिया को फाइलेंजेस। ये सारी हमारे हाथ पैर की और जो अंश मेखला श्रोणी मेखला है इनकी हड्डियां हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, देखते हैं लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट जो होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है, और एक हड्डी एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ती है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ती है, तब वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है।
जोड़ यानी संधि पर हड्डी की सतह पर कौन मुलायम रखता है? तो उपास्थि। जहाँ पर हड्डियों का जोड़ होता है तो आपस में जो मुलायम रखती है उसको उपास्थि यानी कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं इधर, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, इनमें हमको भूलना नहीं है। कैसे? जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है तो उसे कंडरा या टेंडन कहते हैं, और हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। ठीक, अस्थियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ध्यान रखना, जो हड्डियां जहाँ पर मुड़ती है, जैसे देखो जहाँ पैर आपस में मुड़ रहा है, हाथ मुड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? संधि पाई जाती है और वहाँ एक द्रव पाया जाता है, ताकि बार बार मुड़ने से क्या है कि हड्डियां आपस में घिस ना जाए, इसलिए जो द्रव पाया जाता है वो साइनोवियल द्रव कहलाता है। ठीक, अब अस्थिया यानी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों की अधिक कठोरता किसकी अधिकता से होता है? तो अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा हो जाती है तो कठोर होती है हड्डियां। मानव हड्डियों में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट। ध्यान रखना, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो जल की होती है, लगभग 60 से 70%। पूर्ण संधि क्या होती है? देखो, जहां दो हड्डियां आपस में मिलती है तो संधि बनती है, और पूर्ण संधि क्या होती है कि अस्थियों की वह संधि जिसे भिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है तथा उनमें गति होती है। मतलब चारों तरफ सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है तो उसको पूर्ण संधि कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है ये भी अभी बताते हैं। ठीक, किस प्रकार की संधि जो होती है, किस प्रकार की संधि में सिनोवियल संपुट तथा लिगामेंट नहीं पाए जाते? तो अपूर्ण संधि या इनपरफेक्ट ज्वाइंट्स में। ठीक, मनुष्य की श्रेणी मेखला की प्यूबिक अस्थि के मध्य तथा कशेरुक के बीच अस्थियों की कौन सी संधि पाई जाती है? अपूर्ण संधि पाई जाती है। किस प्रकार की संधि के संबंध में अस्थियां बिल्कुल हिल नहीं सकती? तो अचल संधि होती है, या करोटी यानी स्कल की संधि, या खोपड़ी की संधि। तो पूछेगा खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो अचल संधि। ध्यान रखना, शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी यानी कूल्हा जो होता है उसका ट्रांसप्लांट करना होता है। ठीक है, कूल्हे का जो जोड़ होता है, कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन करता है, रिप्लेसमेंट करोगे, शल्य क्रिया कहलाती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कहलाती है, मतलब उसका प्रतिस्थापन कर देना ऑपरेशन के द्वारा। ठीक, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर किसमें पाया जाता है? तो कंडरा यानी टेंडन, हमने अभी पढ़ा था टेंडन और लिगामेंट, तो उसी को कंडरा बोलते थी। कंडरा में नाखून किसके बने होते हैं? तो अल्फा केरोटीन। ध्यान रखना, केरोटीन प्रोटीन से नाखून बने होते हैं। नाखून काटने समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि इन मृत कोशिकाओं से बना होता है और द्रव्य द्वारा बहे रहते हैं, द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, अतः इन्हें रक्त का संचार नहीं होता, इसीलिए खून नहीं बहता। अब ये जान तो, ये इम्पोर्टेंट है, देखना, उरोस्थी जो होती है, उरोस्थी यानी ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन या छाती की बोन किसको कहते हैं? स्टर्नम। याद रखना, जाबुन यानी कालर बोन किसको कहते हैं? कालर बोन क्यों किसे कहते हैं? क्लेविकल को। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है। कालर बोन जो कालर के नीचे होती है हड्डी दो, उनको क्लेविकल बोला जाता है। नी बोन किसे बोलते हैं? यानी घुटना की जो हड्डी होती है, पटेला बोलते हैं ना, अभी बताए थे, खुरिया जैसी होती, कटोरी जैसी। शोल्डर बोन किसे कहते हैं? स्कैपुला को शोल्डर बोन कहते हैं। ठीक, अब और देखते हैं, एक एक हड्डी एक एक चीज आप पढ़ लोगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, हाथ हाथ की कौन सी अस्थि न जुड़कर स्वतंत्र रेडियस चलना, पढ़ चुके हैं। ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखो, संधि हमने अभी पढ़ा था ना, तो संधि क्या होती है? कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, और खूंटी संधि, और ग्लाइडिंग संधि। खूंटी संधि, ग्लाइडिंग संधि, और सैंडल संधि। ठीक, चल संधि और अचल संधि के बाद उनके जो है तो उनके भी पार्ट हैं। ठीक, तो उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक,
अब सैंडल संधि क्या होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? देखो, ये तो ना तो पूर्ण गेंद के वक्त, ना तो पूर्ण प्याला होती है। इस प्रकार से मनुष्य के अंगूठे में पाई जाती है। सैंडल कहाँ पाया जाता है? अंगूठा में ना। पैर में पाया जाता है। पैर कहाँ होता है? अंगूठा। पैर में क्या होता है? अंगूठा। तो अंगूठे में क्या पाई जाती है? सैंडल संधि। ग्लाइडिंग संधि, इसमें अस्थियों की संधि फिसलती रहती है, जैसा नाम ही है ग्लाइडिंग। तो इस प्रकार की संधि रेडियस और अल्ना और कार्पस के मध्य पाई जाती है। इसको हमको ध्यान रखना है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। खूंटी संधि और हिंज संधि। देखो, हिंज संधि क्या होती है? इनमें जो जो संधियों पर अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है। देखो, एक ही, जैसे हाथ देखो, हाथ को केवल ऊपर ही मोड़ा जा सकता है, उसको नीचे की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। तो इसलिए हिंज संधि कहाँ होती है? कोहनी में और घुटने में। पैर का जो घुटना होता है उसको देखो, पैर का ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ सकते हो ना? नहीं। तो एक ही दिशा में मुड़ने वाली हड्डी के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि। खूंटी संधि क्या होती है? एक अस्थि खूंटी के आकार की तथा दूसरे ऊपर उसकी हिल डुल सकती है। इस प्रकार की संधि कहाँ पाई जाती है? द्वितीय कशेरुक तथा ऑटोटोन प्रवर्ध में। ठीक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब कंदुक खलिका संधि ध्यान रखना कि यह अस्थि एक सीधा गेंद की तरह गोल होता है, तो दूसरा सिर्फ प्याले की तरह होता है और उसमें आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये संधि कहाँ पाई जाती है? अंश मेखला ह्यूमरस से और फीमर। अंश मेखला का जो ह्यूमरस है और पैर का जो श्रेणी मेखला का जो फीमर है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। किससे? कंदुक खलिका संधि से। तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। अब मांसपेशियां थोड़ा देखते हैं। हड्डियों के बारे में हमने जान चुके, थोड़ा मांसपेशियां देखते हैं। तो मांसपेशियां की क्रिया से उत्पन्न बल कौन सा होता है? पेशी बल कहलाता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें पाई जाती है? हाथ में। मतलब अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जिन मांसपेशियों में गति कराई जा सकती है, वो कौन सी होती है? स्वैच्छिक होती है। किन मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल पेशी कहा जाता है। मानव शरीर